नमस्कार। बिहार चुनाव 2025 का दूसरा फेज 11 नवंबर को वोटिंग तो हो गई, लेकिन असली कहानी तो 14 नवंबर को पता चलेगी जब नतीजे आएंगे। तो काउंटिंग से पहले चलिए जरा डिकोड करते हैं कि इस दूसरे चरण में दांव पे क्या-क्या लगा था और ये बिहार की सियासत का रुख किस तरफ मोड़ सकता है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केल की, मतलब ये कितना बड़ा फेज था। देखिए, ये कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है। कुल 122 विधानसभा सीटें। ये नंबर इतना बड़ा है कि यही तय कर सकता है कि कौन सा गठबंधन पटना में सरकार बनाने का वो जो मैजिक नंबर होता ना, उस तक पहुंचेगा। और इन 122 सीटों पर फैसला कौन करेगा? 3.5 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये। इन्हीं लोगों का एक एक वोट ये तय करेगा कि बिहार की अगली सरकार किसकी होगी। सही में ये डेमोक्रेसी की ताकत का एक जबरदस्त नजारा है। अच्छा, तो ये तो हो गए नंबर्स, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये दूसरा फेज इतना जरूरी है क्यों? देखिए, इसकी अहमियत सिर्फ सीटों की गिनती में नहीं है, बल्कि इसका जो ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल दायरा है उसमें छिपी है असली कहानी। जरा इस पर गौर कीजिए। ये फेज 20 जिलों में फैला हुआ है। 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं और सबसे अहम बात, इसमें सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी जैसे इलाके शामिल हैं। अब इन सभी इलाकों का अपना अलग पॉलिटिकल और सोशल गणित है। मतलब कह सकते हैं कि ये अपने आप में ही एक मिनी इलेक्शन जैसा है। तो अब देखते हैं कि इन 122 सीटों पर मुख्य लड़ाई है किसके बीच। चुनावी मैदान में दो सबसे बड़े राजनीतिक खेमे एक दूसरे के आमने सामने हैं। जी हाँ, एक तरफ है एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरी तरफ है इंडिया ब्लॉक, जिसे बिहार में महागठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। मुकाबला सीधा है और टक्कर बिल्कुल कांटे की। अब ये दिलचस्प है। जरा इन गठबंधनों के अंदर की तस्वीर देखिए। एनडीए में बीजेपी 53 और जेडीयू 44 सीटों पर है। वहीं इंडिया ब्लॉक में आरजेडी 70 सीटों पर है और कांग्रेस 37 पर। ये जो सीटों का बंटवारा है ना, ये साफ दिखाता है कि अपने अपने गठबंधन में बड़ा भाई कौन है और किसका कितना दबदबा है। अच्छा, पार्टियां और कैंडिडेट तो ठीक हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जनता के मुद्दे क्या थे। मतलब वोट देते वक्त लोगों के दिमाग में चल क्या रहा था, कैंपेनिंग में कौन सी बातें सबसे ज्यादा गूंजी। यहां पर दोनों खेमों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग-अलग दिखती है। एनडीए ने फोकस किया लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन और डेवलपमेंट के मुद्दे पर, मतलब अपने काम को गिनाया। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने उन मुद्दों को उठाया जो सीधे तौर पर लोगों से जुड़ते हैं, जैसे बेरोजगारी, पलायन, जातीय जनगणना और सबसे बढ़कर नौकरियों का वादा। और इन सारे मुद्दों के बीच एक इलाका ऐसा है जो इस चुनाव का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनकर उभरा, और वो नाम है सीमांचल। अब सवाल है, सीमांचल इतना खास क्यों है? पहली वजह, यहां मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। जाहिर है ये बात इंडिया ब्लॉक के लिए इसे बहुत जरूरी बना देती है, और ठीक इसी वजह से एनडीए भी यहीं पर विपक्ष को घेरने और अपनी जमीन मजबूत करने में पूरी ताकत लगा रही है। इसीलिए इस इलाके के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अच्छा, आगे क्या होगा ये समझने के लिए कभी कभी पीछे देखना जरूरी होता है। तो चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि इन्हीं 122 सीटों पर 2020 के चुनाव में क्या हुआ था। तो सीधा सवाल यह है कि 2020 में इन सीटों पर बाजी किसके हाथ लगी थी? क्या उस रिजल्ट से हमें आज के लिए कोई इशारा मिलता है? ये आंकड़े 2020 की पूरी कहानी बता रहे हैं। इन 122 सीटों में से एनडीए को मिली थी 66 सीटें और महागठबंधन को 49। वोट शेयर में भी एनडीए करीब 4% आगे था। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि 7 सीटें दूसरों के खाते में थीं, जिसमें से 5 सीटें तो अकेले एआईएमआईएम ने जीती थी। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि पिछली बार के नतीजों के हिसाब से देखें तो एनडीए के पास इन सीटों पर एक अच्छी खासी, मतलब एक कंफर्टेबल लीड थी। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, जबकि महागठबंधन को वापसी करने के लिए जोरदार मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अब वापस आज में आते हैं। 11 नवंबर को जो वोटिंग हुई उससे क्या संकेत मिलते हैं? देखिए, नतीजों से पहले हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट होता है, और वो है वोटर टर्नआउट, यानी कितने लोगों ने वोट डाला। और जैसा कि ये नंबर्स दिखा रहे हैं, वोटिंग के दिन लोगों में जोश काफी था। सोचिए, दोपहर 3 बजे तक ही 60% से ज्यादा वोट पड़ चुके थे। जो फाइनल आंकड़ा है वो भी 62 से 65% के बीच रहने का अनुमान है। ये एक बहुत ही स्ट्रांग पार्टिसिपेशन दिखाता है।
और ये जो जोश है ये सिर्फ दूसरे फेज में नहीं दिखा। पहले फेज में भी वोटिंग करीब करीब 65% हुई थी। तो ये ट्रेंड साफ बता रहा है कि बिहार के वोटर्स इस चुनाव को लेकर काफी सीरियस हैं और घर से निकलकर वोट डाल रहे हैं। अब जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, टीवी पर एग्जिट पोल्स की भाड़ आ जाती है। तो सवाल यह है कि क्या इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा करना चाहिए? इसका जवाब हमें इतिहास से मिलता है। याद कीजिए, 2020 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने महागठबंधन की सरकार बनवा दी थी, लेकिन जब असली नतीजे आए तो बाजी एनडीए ने मारी थी। तो ये एक जरूरी रिमाइंडर है कि एग्जिट पोल्स अनुमान होते हैं, नतीजे नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो दूसरे फेज की लड़ाई एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ एनडीए है जो अपनी पिछली बढ़त को बचाने की कोशिश में है, और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है जो वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। असली कहानी तो खैर 14 नवंबर को ही पता चलेगी, लेकिन एक सवाल पीछे छूट गया है। ये जो भारी वोटिंग हुई है, क्या ये किसी बदलाव का संकेत है या फिर ये मौजूदा सरकार के पक्ष में एक विश्वास है? इसका जवाब जो भी हो, वही बिहार का अगला भविष्य तय करेगा।